नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज विधायक रामेश्वर महतो। आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का बड़ा बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मेरी नाराजगी मेरा अधिकार है, रामेश्वर महतो की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के फैसले पर नाराजगी जाहिर करना मेरा अधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा का अचानक हृदय परिवर्तन, उपेंद्र कुशवाहा का फैसला आत्मघाती। 4 विधायक में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना दिए। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को इंतजार करा सकते थे। कुशवाहा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो आरएलएम में देखिए नाराजगी की खबर इन दिनों चल रही है और अब आरएलएम के विधायक की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। रामेश्वर महतो की तरफ से बड़ा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी मेरा अधिकार है। तो उपेंद्र कुशवाहा पर रामेश्वर महतो जी, कहा जा रहा है आप बागी हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। 4 में से 3 विधायक एक तरफ, अकेले उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी एक तरफ बच गई है। बागी होने का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, बट ये जरूर है, ये मेरा अधिकार है कि जिस पार्टी में मैं हूँ, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि अगर मुझे किसी फैसला पे एतराज है तो नाराजगी व्यक्त करने का मेरा अधिकार है। तो नाराजगी है और आपने देखा होगा कि पिछले 12 दिसंबर को हमने एक अपने सोशल मीडिया पे एक एक्स हैंडल पे हमने एक पोस्ट भी किया था इस संदर्भ में, वो आप लोगों ने चलाया भी। क्या नाराजगी है, किस बात को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? परिवारवाद के खिलाफ आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का जो शुरू से लेकर आज तक का मैं राजनीति देखूं तो परिवारवाद के खिलाफ रहे। अचानक जो उनके हृदय परिवर्तन हुआ और जो उन्होंने आत्मघाती फैसले लिए, उससे मैं नाराज हूं, उससे बाकी भी हमारे विधायक लोग नाराज हैं। ये बात रही। क्या नाराजगी है, वही तो मेरा सवाल है कि चूंकि उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, कहा जा रहा है बेटे को मंत्री बना दिया उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए आप लोग नाराज हो गए। आप खुद मंत्री बनना चाहते थे या आपके साथी माधव आनंद और आलोक सिंह मंत्री बनना चाहते थे? कौन मंत्री बनना चाहता था? तो मुझे लगता है कि जो 4 विधायक थे, चारों में से किन्हीं को भी बना सकते थे और बेटा के लिए इंतजार किया जा सकता था। ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इतना जल्दी आप पूरे परिवार को एक साथ समाहित कीजिए राजनीति में। अगला कदम क्या हुआ, क्या आप चाहेंगे, कैसे आपकी नाराजगी दूर होगी? मुझे लगता है कि नेता को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पे और उसमें सुधार हो सके तो करना चाहिए, जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सबके हित में हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नीतीश कुमार पहुंचे हैं पटना साहिब गुरुद्वारा। प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी उनके साथ रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में सीएम ने मत्था टेका है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपहार स्वरूप उन्हें सिरोपा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। नेता का हमेशा ध्यान रहता है और पंजाब से जो लोग आते हैं उनको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, उसकी विशेष व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि यहाँ व्यवस्थित है सब कुछ और बड़ा प्यार से स्नेह से आते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, पार्टिसिपेट करे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। आप देखिए मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी है, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक ने उन्हें सिरोपा भी भेंट किया है और तस्वीर में आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो लोगों का अभिवादन उन्होंने पहले स्वीकार किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने वहां मत्था भी टेका है और मंत्री अशोक चौधरी भी से नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, से नीतीश कुमार अब गाड़ी में बैठकर यहां से निकलते हुए मुख्यमंत्री ने आज पटना साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रदेशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम ने दरबार में मत्था भी टेका और ये तस्वीर आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, डिप्टी सीएम के एक्शन से नाराजगी की खबर मिल रही है। दरअसल राजस्व सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। विजय सिन्हा के कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा गया है। भूमि सुधार जन कल्याण को लेकर यह पत्र लिखा गया है। रोक नहीं लगने पर आंदोलन की भी धमकी दी गई है। सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दी गई है। बिहार राजस्व सेवा संघ का आरोप है, सार्वजनिक मंच से बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। डिप्टी सीएम गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, जानबूझकर ऑन द स्पॉट आदेश दे रहे हैं। एक्शन से राजस्व अधिकारी आहत हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पत्र लिखा गया है, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से बातचीत हुई तो उन्होंने नाराजगी की खबर को इनकार किया और उन्होंने कहा कि नाराजगी की मुझे कोई खबर नहीं है, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है। अराजकता का माहौल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता के हित में सही फैसले लेते हैं, हम कभी दबाव में नहीं आते हैं। दिक्कत है तो हमसे बात करें। मीडिया में दबाव की नीति नहीं चलेगी। कुछ लोग माहौल को दूषित करना चाहते हैं, इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है, उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। तो विवाद के बीच राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया है जिस पर आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस पोर्टल के जरिए नागरिक दाखिल खारिज सहित जमीन से संबंधित कई विवादों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह पहल बिहार के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा। कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। इसमें जो बाधक बनेंगे वो बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना संग्रहालय और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने न सिर्फ काम की बारीकी को जानकारी से बारीकी ली बल्कि अधिकारियों को बेहतर काम करने के निर्देश भी दिए। और इसके बन जाने से बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय में लगी प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह
जा पाएंगे। यहां आने वाले पर्यटकों को देखते हुए पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बिहार म्यूजियम के सामने पुनर्विकसित किए जा रहे 60 आवास और ऑफिसेस, हॉस्टल, कैंपस के निर्माण कार्य की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। अधिकारियों ने बताया कि यहां 11 मंजिला भवन का निर्माण कराया जाना है, जिसमें सोलर पार्किंग शेड, ओपन पार्किंग, क्लब हाउस भी बनाया जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब बिहार चुनाव के वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कई नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें सीतामढ़ी से अमित कुमार, जाले से ऋषि मिश्रा, भागलपुर से प्रवीण कुशवाहा, पटना सिटी से शशांक शेखर शामिल हैं। इनका कहना है कि राजस्थान चुनाव के समय कांग्रेस जनता को मोबाइल फोन देना चाहती थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने पर रोक लगा दिया था। लेकिन बिहार सरकार ने खुलेआम चुनाव के समय लोगों को 10-10 हजार रुपए बांटे, तब निर्वाचन आयोग ने ना तो इस पर रोक लगाई, ना ही कोई कार्रवाई की। साथ ही निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी मतदान केंद्र का वीडियो मांग रहे हैं, जिसे निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है। ये नियमों का उल्लंघन है। और इस बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। चुनाव नतीजे पर याचिका दाखिल की गई है। ढाका विधानसभा चुनाव से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। नतीजे को लेकर कोर्ट में याचिका दी गई है। बीजेपी नेता पवन जायसवाल ने शिकायत की है। उन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान का दावा भी किया। दरअसल 178 वोट के अंतर से ये हार गए थे। आरजेडी के फैजल रहमान की यहां पर जीत हुई थी और अब बीजेपी नेता पवन जायसवाल ने इसे लेकर अर्जी दी है। केंद्रों पर विदेश में जो व्यक्ति है उनके नाम पर भी लोगों ने वोटिंग किया, जो मृत है उनके नाम पर वोटिंग हुआ। फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शन शुरू किया और 4-5 दिनों के अंदर में जो डाटा हम लोगों ने कलेक्शन किया वो आश्चर्यजनक था। 298 विदेश में जो लोग हैं उनके नाम पर फर्जी वोटिंग हो गया। 298 45 ऐसे लोग के नाम पर वोटिंग हुआ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 41 ऐसे लोग हैं जिसका 2 जगह नाम है उसी विधानसभा के बूथ पर और दोनों जगह वोटिंग हो गया। 3 लोग ऐसे हैं जो मोतिहारी के जेल में बंद हैं, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और 1057 ऐसे लोग हैं जिनका डाटा सत्यापन पोलिंग एजेंटों ने किया। ये दिल्ली में है, कलकत्ता में है, देहरादून में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और इन लोगों से हम लोगों ने शपथ पत्र भी ले लिया। 24 तारीख को इस मामले में प्रथम सुनवाई किया, जिसमें सभी पक्षों को नोटिस इशू हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 6 महीना में ऐसे मामलों का निष्पादन होना है। अगर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया जाता है तब, क्योंकि हम आवेदक हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था हमने कर लिया है, मजबूती से हम अपने पक्ष को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 178 वोट का अंतर है। 178 दिन से पहले माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले में आना चाहिए और ढाका का जो चुनाव है वो नियम के अनुसार जो साक्ष्य हमारे पास है उसके हिसाब से 100% रद्द होना सुनिश्चित है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। भोजपुर जिले के बेतिया के गौनाहा में रेलवे फाटक पर एम्बुलेंस और गन्ना लदा ट्रक एक साथ फंस गया, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही। वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे फाटक पर कोई गेटमैन नहीं होने की वजह से अक्सर ऐसी समस्या होती रहती है। जाम लगने से लोगों में काफी नाराजगी भी देखी गई। लोगों ने मांग की है कि यहाँ जल्द से जल्द गेटमैन की तैनाती की जाए ताकि ऐसी समस्या से छुटकारा मिल सके। काफी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां रोहतास में बना रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। रोपवे अकबरपुर से रोहतास गढ़ किला और चौराहा मंदिर तक जाने के लिए बनाया जा रहा था। ट्रायल के समय ही रोपवे पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसमें कई केबिन और डोला टूटकर नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि कुल 6 पिलर में से ऊपर के 3 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना का शिलान्यास साल 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और नए साल में लोकार्पण होना था। मामले को लेकर जांच जारी है। मौके से न्यूज 18 संवाददाता अजित कुमार अधिक जानकारी दे रहे हैं, आप खुद देखिए। हमसे बात करा दें।
रोहतास जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, खासकर अकबरपुर से लेकर रोहतासगढ़ किला और चौरासन मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का निर्माण कराया जा रहा था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और सीएम नीतीश कुमार ने खुद आकर इसका शिलान्यास किया था और लोगों को उम्मीद जगी थी कि जब यहाँ का रोपवे शुरू हो जाएगी तो पर्यटन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और दूर दराज से जो लोग हैं वो रोहतासगढ़ किला जो नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो चौरासन मंदिर है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है, शिव मंदिर, वहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे बनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि रोपवे की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं और तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट कर ली गई थी और लगातार पिछले कई दिनों से इसका ट्रायल भी चल रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या स्थिति है, जो अचानक जो है ट्रायल के पहले ही प्रयास में रोपवे है वो धराशायी हो गया और जमींदोजद हो गया। कई खंभे जो है वो टूट गए और बताया जाता है कि इस रोपवे के निर्माण के लिए 6 अलग अलग खंभे लगाए गए थे और उसके सहारे जो डोला होता है, केबिन होता है, उसे लगाया गया था। और जैसे ही पहले प्रयास में ही जब इसका ट्रायल चल रहा था उसी दौरान यह धराशायी हुआ है और उसके बाद जो है सिर्फ ये रोपवे ही धराशायी नहीं हुआ है, यहाँ कि वैसे लोग जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रात दिन लगे हुए थे उनके अरमान भी ढह गए हैं। आइए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या हो गया रोहतास का ये रोपवे को? इस सरकार का आईना है, यही सरकार है, यही सुशासन है, यही तरीका है। और हम नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी कहे थे कि कमीशन वाली सरकार है, तो मंच से कहे थे और केंद्रीय मंत्री हैं भाई, उनका सम्मान तो रखना होगा। बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री 6 साल से बन रहा था, आप लोग का सपना था कि पूरा हो जाएगा, तो सपना पल भर में टूट गया। बिहार के 13 करोड़ लोगों के 14.5 करोड़ रुपया को 1 सेकंड नहीं लगा बर्बाद होते हुए। सौभाग्य इस बात का है कि ये ट्रायल से पहले हुआ, ट्रायल के दौरान हुआ, ये रनिंग वे में नहीं था और दूसरा यहाँ पर कल कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद रोपवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब सवाल उठता है कि जो इस कार्य में अभियंता लगे हुए हैं और फिर जो कंपनी जिसके अधीन इसका निर्माण चल रहा था, उनके गुणवत्ता पर, उनके कार्य कुशलता पर सवाल खड़े हुए हैं और ये पूरा मामला अब जांच में चला गया है। पुल निर्माण निगम के जो अधिकारी हैं उनके देखरेख में इसकी जांच शुरू हुई है। स्थानीय प्रशासन ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। तो अब देखना है कि अब आखिर इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ट्रायल के दौरान ही जो 13 करोड़ 65 लाख की लागत से बनाए जा रहे रोपवे जो धराशायी हुआ है उसका आखिर क्या होता है, कौन इसमें लापरवाह है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। पटना के गांधी मैदान में वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की तरफ से राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में कई राज्यों के शिल्पकार अपने सामान के साथ आए हुए हैं। यानी एक मेले में आप कई राज्यों की कलाओं को देख और खरीद सकते हैं। इस मेले में क्या कुछ खास है, जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गांधी मैदान में वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की तरफ से राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर कई स्टॉल लगे हैं। ये स्टॉल बिहार के नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों के हैं और इस स्टॉल की जो विशेषता है वो ये है कि ये शिल्प बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाया गया है और यही वजह है कि बिहार म्यूजियम और वस्त्र मंत्रालय ने फ्री में जितने भी शिल्प कलाकार हैं उन्हें स्टॉल दिया है। उद्देश्य यही है कि शिल्प बाजार को बढ़ावा मिले और एक जगह से कई अलग अलग राज्यों के जो सामान है वो उचित दाम में आप खरीद सके। यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्धमान के जो कपड़े हैं उनके स्टॉल भी यहाँ नजर आ रहे हैं। यानी वहाँ के जो कारीगर हैं उन्होंने अपने उत्पाद को यहाँ स्टॉल के माध्यम से लगाया है। वेस्ट बंगाल का ये स्टॉल जहाँ पर वहाँ के जो सामान है, जो कपड़े हैं, वहाँ की जो कलाएं हैं वो आपको बड़े ही आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। लोग तो खरीद रहे हैं वहाँ के सामान यहाँ पर एक जगह सब कुछ मिल जा रहा है। ये देखिए दुपट्टा है हमारा। कौन सी कारीगरी है ये? कौन सी कारीगरी है ये? ये दुपट्टे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये कांता स्टिच है। ये तो बंगाली का स्पेशल है कांता स्टिच। अच्छा, कितना दाम कितना रखे इस दुपट्टे का? एक दुपट्टा 800 रुपीज बोल रहा है, लेकिन 700 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। आगरा की जो खूबसूरती है वो आपको इस स्टॉल में मिल जाएगा और ये सब कुछ बस इसीलिए किया गया है वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की तरफ से, ताकि जो शिल्प बाजार है उसे एक मंच मिल सके और एक जगह से खासकर लोग कई अन्य राज्यों में ना जाकर एक जगह से अपने पसंदीदा सामानों की खरीदारी कर सके। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, पटना।
खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां मद्य निषेध विभाग के एडीजी अमित जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। शराब माफिया पर कार्रवाई के लिए सिवान, गोपालगंज और छपरा के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। यूपी के बॉर्डर से हो रहे शराब तस्करी पर रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। वहीं शराब तस्करों पर एक्शन के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग की, जहां पर शराब माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बाद भी अलग अलग तरीके से शराब तस्करी की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।